गुड मॉर्निंग बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। बच्चों इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का पूरा कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ा दिया है और आज के वीडियो से मैं कैपेसिटर का जो है कंसेप्ट स्टार्ट कर रहा हूं और आज मेरा ये कैपेसिटर का पहला वीडियो है। बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे को चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना कर दिया है, जिसका नाम इसे रखा है मेरे पिताजी की पाठशाला। और इस पाठशाला में इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। तो बच्चों ज्यादा बातें ना करते हुए मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूं। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताजी की पाठशाला में मेरे पापा आपको कैपेसिटर पढ़ाएंगे, तो मैं पीछे आती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है कैपेसिटर। ठीक है, तो हेडिंग डालिए कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर क्या होता है और इसका क्या यूज होता है, सबसे पहले मैं उसकी बात करता हूं और फिर आपको बताऊंगा कि इसका प्रिंसिपल क्या है और ये कितने तरीके के होते हैं। बहुत लंबी कहानी स्टार्ट होने वाली आज से। ठीक है बच्चों, तो कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो है हमारा चार्ज स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो नोट करिए आप सीधा सिंपल से कि कैपेसिटर इज ए डिवाइस, कैपेसिटर इज ए डिवाइस दैट कैन स्टोर द चार्ज। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक ऐसा डिवाइस बनाया है जिसमें हम जो है चार्ज को स्टोर करते हैं और अपनी जरूरत के हिसाब से उसका करते हैं यूज। ठीक, तो सवाल यहां पर पैदा यह होता है कि आखिर हमको चार्ज को स्टोर करने की जरूरत क्या है और हम उसका किस तरीके से यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 12th में चैप्टर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिकल का। इलेक्ट्रिकल हमारे जो है डेली यूज में आता है, इलेक्ट्रिक्स का सामान। ठीक है, हम उसको यूज करते हैं, बिजली का सामान। तो बच्चों हमारे पास बहुत से इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है। ठीक है, क्या हुआ, हमारे घर में, फैक्ट्री में, दफ्तर में बहुत से इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है। और क्या होता है कि हम इस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को जो है समय समय पर स्टार्ट करते हैं और बंद करते हैं, स्टार्ट करते हैं और बंद करते हैं। तो क्या होता है कि हमको क्या करना पड़ता है कि जब हम इस इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को, जैसे कि हमारे पास मोटर हो गए डिफरेंट तरीके के, मिक्सी हो गई, ठीक है, या समझ लीजिए हमारे पास क्या होता है, कैमरा पहले आता था फ्लैश लाइट का, उसमें जो फ्लैश लाइट आती है, उसमें बहुत तरीके के इक्विपमेंट जब हम स्टार्ट करते हैं तो एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, जब इसको स्टार्ट किया जाता है, these electrical equipment requires very high current। ठीक है, जो है very high current मतलब क्या होता है कि जैसे नॉर्मल रन करा रहे हैं हम किसी चीज का, नॉर्मल रन किसी इक्विपमेंट का करा रहे हैं, तो उस समय हमको जितने करंट की जरूरत होती है, सपोज करिए कि हमको जो है किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को रन कराने के लिए ठीक है, एक्स एम्पियर करंट की रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल कि एक्स एम्पियर करंट की रिक्वायरमेंट है और वो इतने ही एम्पियर के करंट से वो रन करता रहता है लगातार। तो क्या होता है, जब ऐसे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को हम स्टार्ट करते हैं तो वो जो है हमारा 2x से 3x एम्पियर तक स्टार्टिंग में जो है करंट रिक्वायरमेंट होता है उसका। ठीक है, करंट की रिक्वायरमेंट होती है 2 से 3x, मतलब क्या हो, 2 से 3 गुना जो है हमको करंट की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है जब हम उसको स्टार्ट करते हैं। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हो, जब आपने मैकेनिक्स पढ़ी थी तो एक चीज आपने पढ़ी थी, जब आपने मैकेनिक्स पढ़ी थी तो आपने एक चीज पढ़ी थी कि जो है आप जो है किस तरीके से जब किसी इक्विपमेंट को या किसी ऑब्जेक्ट को जो है मूव कराते हो, जब किसी ऑब्जेक्ट को आप मूव कराते हो तो उसको रोकने वाला कौन सा जो फैक्टर होता है, वो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, आपको याद होगा बहुत अच्छी तरीके से। और एक जब ये हमारा चल जाता है तो उसके बाद होता था काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तब होता था काइनेटिक फ्रिक्शन। अब जो है स्टैटिक फ्रिक्शन हमारा क्या करता था
किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स की जरूरत होती थी, लेकिन एक बार जब वो मूव कर गया तो उसके बाद जो है फोर्स जो है हमारा एक नॉर्मल जो है फोर्स के द्वारा हम उसको लगातार काफी देर तक चला सकते थे। सेम वर्क जो होता है, सेम एक्शन जो होता है, वो हमारा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को रन कराने में होता है। जब हम इसको ऑन करते हैं, जब ये स्टार्ट होता है, तो ये एक बहुत ज्यादा हाई करंट की रिक्वायरमेंट इसको होती है, ठीक है। लेकिन जैसे ही एक बार चल जाता है, फिर ये नॉर्मल जो इसका जो रेटिंग है उसके हिसाब से करंट को जो है ये लेता है, और जो है फिर जो है उसमें जो है चलने में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब जो है यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि इतना हाई करंट इसको हम कहां से देंगे, ठीक है। हमारे घर में, हमारे दफ्तर में, हमारे कारखाने में जो करंट आ रहा है उसकी एक फिक्स वैल्यू है, ठीक है, फिक्स वैल्यू है। सपोज करिए 10 एम्पियर का करंट हमारे घर के में आ रहा है, तो अब हमें जरूरत होती है किसी चीज को रन कराने के लिए, सपोज करिए 25 एम्पियर की। तो अब हम जो है 10 एम्पियर का आ रहा है, ये बढ़ नहीं सकता, ठीक है। तो हम 25 एम्पियर इस इक्विपमेंट को कहां से दे, सवाल यहां पर ये पैदा हुआ। और इस समस्या का जो समाधान निकला वो निकला कैपेसिटर के जो है इन्वेंशन से, ठीक है। क्या होता है कैपेसिटर? कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें हम जो है चार्ज को स्टोर कर लेते हैं और अपनी जरूरत के हिसाब से उसका यूज करते हैं, अपनी जरूरत के हिसाब से उसका यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, करंट क्या होता है? करंट किसको कहते हैं हम? करंट होता है हमारा फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज ही तो हमारा करंट है, ठीक। फ्लो ऑफ चार्ज हमारा करंट है, ठीक। अब करंट को हम आई से डिनोट करते हैं। फ्लो ऑफ चार्ज हो गया Q/T, चार्ज पर यूनिट टाइम, जो हमारा जो है आगे बढ़ रहा है वो हो गया। या हम इसको लिख सकते हैं इंस्टेंटेनियस के टर्म में लिखें तो dQ/dt हो गया, ठीक है। अब हमने एक जो है डिवाइस बना लिया, वो बना लिया कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटर बना लिया, हमने क्या किया, इसके अंदर Q चार्ज स्टोर कर दिया, ठीक है। और स्टार्टिंग के टाइम पूरा का पूरा एक झटके में रिलीज कर दिया इसको, चार्ज को। तो हमें क्या होता है कि इस कैपेसिटर से जितना भी चार्ज होता है हमारा रिलीज होता है, जितने भी टाइम में होता है, उसी हिसाब से जो है इक्विपमेंट डिजाइन किया जाता है। तो जितने करंट की रिक्वायरमेंट होती है वो हमारा जो है हमको मिल जाता है और हमारा जो है इक्विपमेंट रन कर जाता है, ठीक है। आजकल तो बच्चों हमारे कैमरे जो है इलेक्ट्रॉनिक हो गए हैं, लेकिन जो है पहले पुराने जमाने में एक कैमरा आता था फ्लैश वाला, ठीक है। आजकल शादी वगैरह में आप देखते होंगे कि फ्लैश अभी भी यूज होता है, फ्लैश वाला होता है। जिस समय जो है कैमरे का जो है स्विच दबाया गया, ठीक उसी टाइम जो है लाइट वहां से निकलती है, ठीक उसी टाइम लाइट निकलती है। अब देखिए क्या होता है कि बहुत ही स्मॉल बैटरी कैमरे में होती है, ठीक है। एक स्मॉल जो है बैटरी कैमरे में होती है, और वो भी हमारी होती है 1.5 से 2.5 वोल्ट की बैटरी होती है। अब इतनी छोटी बैटरी इतना हाई इंटेंसिटी का लाइट कैसे निकालेगी, ठीक है, कैसे निकालेगी? यहां पर ये सवाल होता है। बहुत हाई इंटेंसिटी की जो है लाइट निकलती है, तो बच्चों उसमें भी होता है कि इस बैटरी से हम कैपेसिटर को चार्ज करते हैं, और जैसे ही बटन दबाया जाता है ये कैपेसिटर सारा का सारा चार्ज रिलीज कर देता है एक ही सेकंड में, और वो हमारी फ्लैश बनके निकलती है और हमारी फोटो बड़ी अच्छी आती है, ठीक है। तो ये पूरा कंसेप्ट हमारा जो है कैपेसिटर का होता है, यूज किया जाता है इस तरीके से। अब बच्चों इसमें बनती है कहानी, इसका एक प्रिंसिपल होता है, और समय के साथ कैपेसिटर के डिजाइनिंग में जो है बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ, और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो देखिए बच्चों क्या होता है कैपेसिटर और किस तरीके से जो है ये काम करता है, ठीक है। तो आइए अब चर्चा करते हैं बात कि कैपेसिटर क्या होता है, किस तरीके से ये करता है काम। तो बच्चों आप एक बात ये नोट कर लीजिए कि कोई भी कंडक्टर होता है, कंडक्टर, हम बात कंडक्टर की कह रहे हैं, उस चीज को आप ध्यान दीजिएगा कि एनी कंडक्टर, ठीक है, नोट करिए, एनी कंडक्टर of any size and shape and size कोई भी हो, behaves, ठीक है, behaves like a capacitor, ठीक है।
वो हमारे यूज का हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन जितना भी जो कंडक्टर हमारे पास है, ठीक है, और वो चाहे किसी भी शेप और साइज का हो, वो हमारा जो है कैपेसिटर की तरह काम करता है। क्यों? क्योंकि जो है एवरी कंडक्टर हैज some capacity to hold the charge। ठीक है, हर एक कंडक्टर के अंदर कुछ ना कुछ चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी होती है, इसलिए हर कंडक्टर हमारा एक कैपेसिटर की तरह काम करता है। अब क्या हुआ कि समय के साथ हमने अपनी जरूरत के हिसाब से यूजफुल के जो है कैपेसिटर बनाए, और किस प्रिंसिपल पर बनाए वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, सपोज करिए अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पोटेंशियल का जो है चैप्टर कंप्लीट किया है, पोटेंशियल का कंसेप्ट जो हमने कंप्लीट किया है, अब उस पोटेंशियल का कंसेप्ट हम यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि हमने किसी जो है कंडक्टर को जो है चार्ज दिया Q। ठीक है, किसी कंडक्टर को हमने चार्ज Q दिया तो क्या होगा, उस कंडक्टर में एक पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा अपने आप। अगर आप चार्ज दोगे तो पोटेंशियल डेवलप होगा, चार्ज नहीं दोगे तो पोटेंशियल नहीं डेवलप होगा, चार्ज कम होगा तो पोटेंशियल कम होगा, चार्ज ज्यादा होगा तो पोटेंशियल ज्यादा होगा। ठीक है, चार्ज धीरे धीरे कम होगा तो पोटेंशियल धीरे धीरे कम हो जाएगा, चार्ज धीरे धीरे बढ़ेगा तो पोटेंशियल धीरे धीरे बढ़ जाएगा। ठीक है, और क्या हुआ कि मतलब चार्ज जितना होगा उतना ही पोटेंशियल होगा, यानी कि चार्ज जो है वो हमारा पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब बच्चों हम क्या करते हैं, हमने क्या किया, ये प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट हटाया और Q इक्वल टू CV हमने यहां पे लिखा, जहां पे C क्या है, हमारा एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और इसी कांस्टेंट को हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। ठीक है, कैपेसिटेंस नोट करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है कि C की वैल्यू आती है हमारी Q/V। ठीक, C की वैल्यू आती है हमारी Q/V। अब चलिए बात करते हैं Q/V। ठीक है, तो C का ये जो फार्मूला है ये बेसिक फार्मूला है, यही मेन फार्मूला है, और इसी से सारे तरीके के कैपेसिटर का जो है कैपेसिटेंस कैलकुलेट होता है। C हमारा होता है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर। साफ साफ नोट कर लीजिए, कैपेसिटेंस, ठीक है, कैपेसिटेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर की जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम कैपेसिटेंस कहते हैं। ये बच्चों सीधा सीधा यहां पर आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए फंडा याद जो आपको रखना है वो याद रखना है कि हमारा जो है Q बढ़ने पे पोटेंशियल बढ़ता है, Q घटने पे पोटेंशियल घटता है। ठीक है, यानी कि पोटेंशियल सीधा सीधा डिपेंड कर रहा है हमारा चार्ज की क्वांटिटी के ऊपर। बात नंबर 1। बात नंबर 2, पोटेंशियल जो हमारा डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है हमारा, नोट कर लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो डिपेंड करता है हमारा शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर। ठीक है, आपको चार्ज की पोटेंशियल की बड़ी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तभी बात आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगी। देखिए चार्ज हमारा और पोटेंशियल हमारा दोनों डिपेंड करता है हमारा शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर के ऊपर। अभी मैंने आपको पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है, अभी मैंने आपको पढ़ाया है थोड़ी देर पहले पोटेंशियल, और इससे पहले वाला चैप्टर जो था वो था हमारा जो है इलेक्ट्रिकल चार्जेस एंड फील्ड का। ठीक है, अब देखिए जब हम आपको पढ़ा रहे थे तो हमने डिफरेंट टाइप के जो है चार्ज के शेप बताए थे, जिसमें लाइन चार्ज था हमारा, वॉल्यूम चार्ज था हमारा सरफेस चार्ज था। ठीक है, और उसी के हिसाब से हमारा पोटेंशियल डेवलप हो रहा था हर जगह, और इलेक्ट्रिकल फील्ड और पोटेंशियल में हमने जो आपको रिलेशन बताया था। तो उस सारी बात को आप ध्यान रखोगे तो आपको एक बात ध्यान में आएगी कि चार्ज जो है हमारा शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करता है कि वो कितना चार्ज होल्ड कर सकता है और कितना नहीं होल्ड कर सकता। प्लस
दूसरी बात होती है कि हो सकता है कि चार्ज हमारा सेम हो, लेकिन अगर शेप एंड साइज बदल जाए, किसका बदल जाए, जो है कंडक्टर का, तो पोटेंशियल हमारा बदल जाता है, कंडीशन पे बदल जाता है। तो पहली कंडीशन होती है कि चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी एंड पोटेंशियल शेप एंड साइज पे डिपेंड करता है कंडक्टर के। बात नंबर 1। बात नंबर 2 होती है कि किसके ऊपर डिपेंड करता है, पोटेंशियल जो हमारा डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। हमारा जो है अड़ोस पड़ोस का स्पेस कैसा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है पोटेंशियल। पोटेंशियल हमारा कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, परमिटिविटी। अगर हमारा एक चार्ज सपोज करिए ऐसे रखा हुआ है, इसके ऊपर पॉजिटिव है, सपोज करिए ये हमारा एक स्फीयर है, इसके ऊपर हमारा जो है एक रखा हुआ है। अब इसके बगल में या तो हमारा क्या है, एयर है, ठीक है, तो पोटेंशियल अलग होगा, ठीक है, और हमारा ऑयल है तो पोटेंशियल बदल जाएगा। और सपोज करिए कि हमारा कुछ और मटेरियल आ जाता है, माइका वगैरह आ जाता है, तो हमारा पोटेंशियल बदल जाएगा। चार्ज उतना ही है, चार्ज हमने रखा उतना, लेकिन जो है उसके बावजूद भी हमारा जो है पोटेंशियल बदल जाएगा, ठीक है। तो हमारा दूसरा पॉइंट होता है परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस पे डिपेंड करता है, हमारा अड़ोस पड़ोस का नेचर कैसा है उस पर डिपेंड करता है पोटेंशियल, कि हो सकता है चार्ज हमारा सेम रहे। तो कुल मिलाकर के ये एक पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट है, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज कंडक्टर in the neighborhood of मेन कंडक्टर। मेन का मतलब जिस पे हम जो है एनालिसिस कर रहे हैं। अगर हमारा किसी चार्ज कंडक्टर के बगल में दूसरा कोई चार्ज है या चार्ज कंडक्टर है, तो उसके प्रेजेंस से भी क्या होगा, चार्ज के नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे फर्क पड़ेगा और पोटेंशियल पे फर्क पड़ेगा। कैसे, ठीक है, सपोज करिए ये हमारे पास एक चार्ज स्फीयर है, यहां पर हम दूसरा चार्ज स्फीयर रख दें या न्यूट्रल रख दें, हटाओ न्यूट्रल रख दिया हमने, ये हमारा पॉजिटिव है इस तरीके से, ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है और ये न्यूट्रल है। फिर हमने क्या किया कि जैसे न्यूट्रल हुआ तो इधर ये निगेटिव आ जाएगा और इधर पॉजिटिव आ जाएगा, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। फिर हमने क्या किया कि इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया। जैसे हमने इसको अर्थ से कनेक्ट किया तो क्या हुआ कि इसका जो पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। अब देखिए क्या हुआ कि इस चार्ज के कारण इसके सरफेस पे, इस चार्ज के कारण इसके सरफेस पे तो पॉजिटिव पोटेंशियल है और इस चार्ज के कारण इसके सरफेस पे नेगेटिव पोटेंशियल हो गया, तो ओवरऑल इसका पोटेंशियल डाउन हो गया, ठीक है। देखिए बात को समझिएगा, यहां पर क्या हुआ कि इस चार्ज के कारण इसके सरफेस के ऊपर पॉजिटिव पोटेंशियल है, अब यहां नेगेटिव चार्ज हो गया तो इस स्फीयर के कारण इसके सरफेस पे जो है नेगेटिव चार्ज हुआ, तो इसका जो है पोटेंशियल लेस हो जाएगा अपने आप ही। तो क्या हुआ, देखिए चार्ज हमारा उतना ही रहा जितना पहले था, लेकिन पोटेंशियल हमारा जो है कम हो गया, ठीक। तो यहां पर ये कहानी हमारी निकल के आई, ठीक है, यहां पर ये कहानी हमारी निकल के आई और यहां से एक अगली कहानी निकल के आती है जो बच्चों को समझ में नहीं आती है, और वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। फार्मूले को देख करके ऐसा लग रहा है, फार्मूले को देख करके ऐसा लगता है कि हमारा जो कैपेसिटेंस होता है वो चार्ज और जो है पोटेंशियल पे डिपेंड करता है, ठीक है, चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड करता है ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। जो कैपेसिटेंस होता है वो बच्चों डिपेंड करता है इन फैक्टर्स पे। ये क्वेश्चन नीट में आ सकता है, आपके बोर्ड में भी आ सकता है, आईआईटी में भी आ सकता है कि कैपेसिटेंस ऑफ एनी कंडक्टर डिपेंड अपॉन, तो पहला ऑप्शन होगा उसमें शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ द स्पेस, चार्ज हमारी स्पेस कैसी है, और फिर होता है हमारा प्रेजेंस ऑफ द अदर चार्ज कंडक्टर या न्यूट्रल कंडक्टर, उसके ऊपर डिपेंड करेगा हमारा कैपेसिटेंस, क्योंकि उसका इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो हमारा जो पहला पॉइंट है कि हमारा जो है जो डिपेंड करता है कैपेसिटेंस वो शेप एंड साइज पे डिपेंड करता है, चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता। इसको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि चार्ज और पोटेंशियल हमारा बदल सकता है और हो सकता है कि चार्ज उतना रहे लेकिन जो है पोटेंशियल जो है इंक्रीज डिक्रीज कर जाए शेप में, ठीक है। तो ये हमारा होगा पॉइंट।
अब मैं आपको ये चीज दिखाता हूं कि किस तरीके से हमारा जो है डिपेंड नहीं करता है चार्ज के ऊपर, बल्कि डिपेंड करता है उसके शेप एंड साइज के ऊपर। ये चीज मैं आपको शो करने जा रहा हूं। और इसमें हमारा जो पहला एग्जाम्पल होता है जहां से सारी बात स्टार्ट होती है, और वो एग्जाम्पल होता है बच्चों हमारा जो होता है स्फेरिकल कैपेसिटर का। ठीक है, हमारे पास क्या है, पहला टॉपिक हो गया हमारा स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, हमारे पास है स्फेरिकल कैपेसिटर। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूं जादू, और आप अभी मानोगे। तो देखिए क्या हुआ, ये हमारा क्या हुआ, एक हमारा स्फेयर है। ठीक है, कंडक्टिंग स्फेयर है, सॉलिड है, हालो है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। यहां पर कंडक्टिंग है, इससे यहां पे फर्क पड़ता है। ठीक है, चार्ज जो है इसके सरफेस पे है, ये हमारे पास ऐसे आ गया। ठीक है, रेडियस इसका आर है। अब क्या हुआ कि इसके ऊपर चार्ज है हमारा प्लस क्यू, ऐसे आप सपोज कर लीजिए। ठीक है, ऐसे आप सपोज कर लीजिए। तो क्या होगा यहां पर, जो होगा वो चीज मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर क्या हुआ, हमारा क्या हुआ कि हमारा पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ जो है स्फेरिकल कंडक्टर जो हुआ बच्चों, वो हुआ हमारा V = 1/4πε0 Q/r। यही था ना, काफी डिटेल में पढ़ाया है। ठीक है, इस चार्ज स्फेयर के पोटेंशियल के बारे में यही था। एट द सरफेस निकाला है, इनसाइड नहीं निकाला है, आउटसाइड निकाला है। एट द सरफेस की ही हम बात करेंगे, क्योंकि हम चार्ज जो है अगर किसी चीज को देंगे तो सरफेस से देंगे। ठीक, तो देखिए हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास ये आया। अब देखिए इस फार्मूले को थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। ठीक है, इस फार्मूले को जब हम एडजस्ट करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आएगा। ठीक, अब हम इसको एडजस्ट करते हैं। तो जब इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे तो देखिए क्या 4πε0r हमने ऐसे लिखा, 4πε0r ऐसे आ गया, और ये आ गया Q/V ऐसे आ गया। हम इसको यहां पे ले आए। और बच्चों अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि C = Q/V, ये आ गया इस तरीके से। तो हम यानी कि इस Q/V की जगह लिख सकते हैं C। ठीक है, C हम लिख सकते हैं इस तरीके से। तो ये आ गया हमारे पास 4πε0r। ठीक, 4πε0 क्या आ गया, कैपेसिटेंस आ गया हमारा जो है स्फेरिकल कैपेसिटर का। अब देखिए क्या हुआ कि ये देखिए दो चीज पे डिपेंड कर रहा है। एक तो रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, दूसरा होता है ε0 जो कि होता है परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। अब यदि यहां कुछ बदल जाएगा तो रिलेटिव परमिटिविटी लग जाएगा, जो कि मैं आपको पढ़ा चुका हूं पिछले चैप्टर में, रिलेटिव परमिटिविटी का वाला वीडियो में। तो देखिए क्या हुआ, ये दो चीज पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे। ठीक है, रेडियस ऑफ स्फीयर इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, बात नंबर 1। और दूसरी चीज हमारे पास डिपेंड कर रहा है ε0 यानी कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर हमने कुछ दूसरा मटेरियल लिया होता तो यहां पे रिलेटिव परमिटिविटी लग जाता, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, अब देखिए यहां पे सिंगल चार्ज रखा हुआ तो आ गया, अगर दूसरा चार्ज इसके पड़ोस में रख दे तो इसमें और चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर सिंपल सी बात आई कि जितना हमारा रेडियस ज्यादा होता जाएगा उतना हमारा कैपेसिटेंस बढ़ता चला जाएगा, जितना रेडियस कम करेंगे उतना हमारे पास कैपेसिटेंस बढ़ता जाएगा। यानी कि हमारा क्या हुआ, शेप और साइज के ऊपर हमारा कैपेसिटेंस डिपेंड कर रहा है, पोटेंशियल और चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक बात समझाता हूं। कैपेसिटी जैसे आपके पास जो है कैपेसिटी का मतलब, जैसे आपके घर में गिलास होगा सबके पास। ठीक है, गिलास, बात को समझिएगा, गिलास है तो गिलास जो है आपकी उस गिलास की एक कैपेसिटी है, उसके अंदर जितना पानी आ सकता है या जितना लिक्विड आ सकता है वहां पे आ सकता है। उसकी कैपेसिटी को आप इंक्रीज भी नहीं कर सकते या डिक्रीज भी नहीं कर सकते। ठीक,
अब जैसे मान लो उसकी कैपेसिटी को आपको इंक्रीज करना हो या डिक्रीज करना हो तो क्या करना होगा कि आपको उसका शेप एंड साइज बदलना पड़ेगा, तभी उसका कैपेसिटी उस गिलास का इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है यहां पर, जो पहला है ना ये बात कि शेप एंड साइज पे डिपेंड करता है, जबकि फॉर्मूला हमारा Q/V होता है। अब सपोज करिए कि आपके पास गिलास है, उसके अंदर 300 ml जो है मैक्सिमम कैपेसिटी है, उसकी कैपेसिटी कि उसमें अंदर 300 ml का फ्लूइड कोई आ सकता है और इससे ज्यादा नहीं आ सकता। तो ये क्या हुआ, ये मैक्सिमम कैपेसिटी हुई। लेकिन बच्चों क्या हुआ कि हम उसमें यदि 30 ml भी डालेंगे तो भी तो वो होल्ड करेगा, ऐसी बात तो है नहीं कि कहेगा हम तो 300 ml हमारी कैपेसिटी, हम 30 ml नहीं रखेंगे। ठीक है, यही चीज है कैपेसिटेंस में। कैपेसिटेंस क्या हुआ, इतना है, इसका कैपेसिटेंस इतना है। अब बच्चों इसके अंदर हम थोड़ा सा चार्ज डालेंगे तो उसी हिसाब से अपना पोटेंशियल डेवलप करके जो है अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि चार्ज की क्वांटिटी हम बढ़ा और घटा सकते हैं। चार्ज जो है ये वाला जो है स्फीयर एक मैक्सिमम तक ले जाएगा, 0 से लेकर के मैक्सिमम तक जाएगा। जितना चार्ज होगा उतना जो है उसका पोटेंशियल होगा, जितना चार्ज होगा उतना उसका पोटेंशियल होगा। इसका रेशियो हमको कैपेसिटेंस दे रहा है, लेकिन चार्ज की क्वांटिटी जो है हमारी जो है घट बढ़ सकती है, उससे हमारा कैपेसिटेंस पे फर्क नहीं पड़ेगा। और इसीलिए कहा जाता है कि कैपेसिटेंस जो है हमारा शेप एंड साइज पे जो है डिपेंड करता है। सबसे बढ़िया एग्जांपल मुझे गिलास वाला लगता है समझाने का तरीका, कि जो है गिलास में आप जो है पानी को या लिक्विड को कम ज्यादा कर सकते हो, लेकिन उससे जो है गिलास की कैपेसिटी पे फर्क नहीं पड़ता। कैपेसिटी उसकी होल्ड करने की जितनी है वो वही रहेगी। कम रखते हो वो एक अलग मैटर है, ज्यादा रखते हो वो एक अलग मैटर रखते हैं, मैक्सिमम तक जा सकता है। तो क्या हुआ कि यहां पर हमारा कैपेसिटी किस पे ऊपर डिपेंड रहा है, रेडियस ऑफ स्फीयर पे डिपेंड कर रहा है। ये हमारी हुई यहां पर एक बात, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब बच्चों यहां से एक बात जो आती है हमारी, वो ये निकल के आती है कि इसकी कहानी हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखिए सवाल में क्या आता है, सवाल में सिंपल सी बातें आती हैं। ठीक है, आज का जो वीडियो हमारा वो स्फेरिकल कैपेसिटर के ही ऊपर है, उसके ज्यादा सवाल बनते नहीं है। अब देखिए क्या होता है कि सपोज करिए हमारे पास R1 और R2 जो है दो अलग अलग रेडियस के दो स्फीयर हैं, तो उनका जो है कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, C1 इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 और हो जाएगा हमारा C2 इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। यानी कि अगर हम इनका रेशियो ले लें तो C1 बाई C2 हमारा हो जाएगा सिंपल सा, वो हो जाएगा R1 बाई R2। इस तरीके से हमारा निकल आएगा। और इसमें कभी कभी हमारा जो है तमाम तरीके के इसी कंसेप्ट पे हमारे क्वेश्चंस बनते हैं और फिर जो है हम उसे अलग अलग कंक्लूजन निकालते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों हो गया हमारा कैपेसिटर का इंट्रोडक्शन। ठीक है, कैपेसिटर का इंट्रोडक्शन हो गया और स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में मैंने आपको बता दिया। अभी मैं इसके आपको न्यूमेरिकल करवाता हूं और कुछ और बातें बताता हूं। अब मैं आता हूं उस बात पे जिसके लिए मैं सबसे ज्यादा जोर देता हूं और जो बच्चे बड़े हल्के में लेते हैं और बाद में सोचते हैं कि मैंने गलत किया था, हल्के में नहीं लेना चाहिए था। वो आता है बच्चों, हमारा जो टॉपिक है वो है यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ कैपेसिटर। ठीक, कैपेसिटेंस कह सकते हैं, कैपेसिटर नहीं कैपेसिटेंस। ये हमारे पास आ गया यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस। देखिए मैं इस पे इसलिए जोर देता हूं कि बहुत ढेर सारे फिजिकल क्वांटिटी है फिजिक्स में और सबकी अलग अलग यूनिट है और सबका अलग अलग डायमेंशन है। अगर आप इसको एक दिन बैठ के पढ़ोगे तो आपको कभी नहीं पाया। इसका तरीका यह है कि जिस दिन जो चैप्टर पढ़े उसमें जो फिजिकल क्वांटिटी आ रही है उसमें जो है आप जो है यूनिट एंड डायमेंशन तुरंत नोट कर ले, क्योंकि नीट, IIT और बोर्ड
तीनों में जो है यूनिट का कम से कम एक क्वेश्चन, डायमेंशन का कम से कम एक क्वेश्चन आता ही आता है, आपको करना ही करना है। साथ में करते चलोगे तो पूरा हो जाएगा, एक दिन करोगे तो कभी नहीं आ पाएगा। तो चलिए बच्चों बात करते हैं। हमारे पास क्या हुआ, C इक्वल टू क्यू बाई वी। ठीक है, देखिए क्या हुआ, यूनिट ऑफ C इक्वल टू क्या होगा, यूनिट ऑफ Q डिवाइडेड बाई यूनिट ऑफ V। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये है हमारा कूलाम और नीचे आएगा हमारा वोल्ट। तो हमारा जो यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस हो गया, ठीक है, वो हो गया बच्चों हमारा कूलाम पर वोल्ट, और इसको जो है हम बोलते हैं फैरेड। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फैरेड। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, फैरेड। अब बच्चों क्या होता है कि इन प्रैक्टिकल, अभी मैं आगे बात करूंगा तो आपके बात समझ में आ जाएगी। इन प्रैक्टिकल जो होती है, फैरेड होती है, वो हमारी क्या होती है, वेरी लार्ज यूनिट है, वेरी लार्ज यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। तो क्या होता है, इसको जो है छोटे छोटे रूप में यूज किया जाता है। तो क्या क्या होता है उसको देख लीजिए, वो होता है फैरेड, और इस फैरेड को हम एफ से डिनोट करते हैं, एफ, कैपिटल एफ। ठीक है, तो देखिए हमारा क्या होता है, सबसे पहला यूनिट हो गया फैरेड, 1 फैरेड ऐसे लिख लेते हैं। फिर आता है मिली फैरेड, तो मिली फैरेड होता है 1 इंटू 10⁻³ फैरेड। और फिर जो सबसे फेमस है वो है माइक्रो फैरेड, वो होता है हमारा 1 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड। ठीक, और देखिए उसके बाद आता है हमारा पीको फैरेड। कुछ क्वेश्चन इसके भी मिलते हैं, और वो होता है हमारा 1 इंटू 10⁻12 फैरेड। ये हमारा जो है बच्चों फेमस यूनिट है जो प्रैक्टिकली यूज होती है। फैरेड बहुत बड़ी यूनिट है, क्यों बड़ी है वो अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूं। तो बच्चों ये हो गया हमारा यूनिट का सेक्शन। यूनिट हमारा इस तरीके से निकलता है। अब बच्चों आते हैं कि हमारा जो है कैसे निकलता है हमारा जो है डायमेंशन। डायमेंशन इंपॉर्टेंट है, और खास तौर से जो है 12th में जो है आने वाले 12th के जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें आने वाले डायमेंशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें करंट अब जो है हम लोग के जीवन में प्रवेश कर चुका है, और करंट का जो है होता है एम्पियर। चार्ज और करंट जो है दो जो है आ चुके हैं हमारे सिलेबस में, और उनका जो है डायमेंशन ए होता है और एटी होता है। चलो, मेरा जिसने भी यूनिट एंड मेजरमेंट का जो है वीडियो देखा है उसको डेफिनेटली फायदा होगा। देखना ना देखना आपके हाथ में है, देखेंगे तो फायदा होगा, नहीं देखेंगे तो वो आपकी मर्जी। अब देखिए हमको निकालना है डायमेंशन, तो C इक्वल टू क्यू बाई वी। अब देखिए क्या हुआ, देखिए यहां से 3 चीज आपको निकलेगी। एक तो देखिए पोटेंशियल का भी डायमेंशन आपको याद नहीं है, ठीक है, कभी याद करना भी मत, हमेशा निकालना वैसे निकालना जैसे मैं बताने जा रहा हूं। ठीक, याद आपको नहीं होगा, मुझे पक्का पता है, आ सकता है, आएगा तो आप जो है गड़बड़ कर दोगे अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है। तो देखिए क्या हुआ, डायमेंशन ऑफ C, चलिए हम ऐसे लिख देते हैं। तो क्या आएगा हमारा डायमेंशन ऑफ Q, ठीक है, डिवाइडेड बाई डायमेंशन ऑफ V। ठीक, तो हमको अब क्या करना है कि C का निकालने के लिए Q और V का डायमेंशन हमको पता होना चाहिए। तो बच्चों हम इसके बेसिक फार्मूले पे चले जाएंगे, और आप एक बात नोट कर लीजिए कि अब आप जो पढ़ रहे हो चार्ज के बारे में पढ़ रहे हो, और चार्ज का जो फार्मूला होता है वो होता है Q बराबर IT, या कह सकते हो I इक्वल टू क्यू बाई टी। ये आपको पता होना चाहिए बच्चों। यहां से जो डायमेंशन निकलता है चार्ज का वो हमारा निकलता है A इंटू टी। इसको नोट कर लीजिए ऐसे, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा A इंटू टी। ठीक है, ये तो हो गया डायमेंशन चार्ज का। हम V का कैसे निकालें, ठीक है, तो बेसिक फार्मूले पे आपको जाना है। पोटेंशियल का बेसिक फार्मूला हमारा क्या था, वो था वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाई चार्ज, टेस्ट चार्ज। इस फार्मूले को आप पोटेंशियल के नहीं भूलेंगे, यही हमारे काम आएगा, कई बार हर तरीके से काम आएगा। अभी बहुत से क्वेश्चन बाकी है। ये हमारा पोटेंशियल का फार्मूला है वर्क डिवाइडेड बाई टेस्ट चार्ज। अभी हम एनर्जी वगैरह के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर भी ये फार्मूला काम आएगा। ठीक है, अब देखिए वर्क
वर्क क्या होता है? वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वेक्टर फॉर्म में हम नहीं लिख रहे हैं, मोटा मोटा लिख रहे हैं। तो फोर्स का मैंने आपको कह रखा है, डायमेंशनल एनालिसिस वाले वीडियो में मैं बताया कि फोर्स का डायमेंशन आपको याद होना चाहिए। फोर्स का डायमेंशन होता है ML_T-2 और ये होगा L ऐसे, तो ये हो गया ML²T⁻²। ये हो गया हमारा, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया वर्क का। वर्क का जो है डायमेंशन आप यहां लिख दोगे तो ML²T⁻², ये आ गया। और डिवाइडेड बाई चार्ज, चार्ज का डायमेंशन ये लिखा है तो ये आ गया AT। ये देखिए ऐसे निकल के आया, इस तरीके से हमारा निकल के आया। ठीक है, ये आया पोटेंशियल का डायमेंशन। इसको सिंप्लीफाई करके बच्चों हम लिख रहे हैं तो हो गया ML²T⁻³ A⁻⁻1। देखिए ये हो गया पोटेंशियल का डायमेंशन। ये भी आपको आना चाहिए। मैंने इतना टाइम इसलिए लिया है ताकि आपकी आदत पड़ जाए, आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आप डायमेंशन को हल्के में मत लो। मेरी बात मान लो बच्चों कि जो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जाम वाले दिन नहीं होना है। ठीक है, तो चलिए खैर कोई बात नहीं। हमारा जो है V का जो डायमेंशन आ गया वो आ गया ML²T⁻³ A⁻⁻1। ये हो गया पोटेंशियल का हमारा जो है, ये हमारा पोटेंशियल का क्या हो गया? डायमेंशन। अब हम निकालते हैं कैपेसिटेंस का डायमेंशन, उसको देख लीजिए और हमारे पास जो आ जाएगा, बहुत कम टाइम लगता है, बस प्रैक्टिस की जरूरत होती है, बहुत कम टाइम लगता है। तो हमारा हो गया डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस। डायमेंशन ऑफ चार्ज ये आ गया हमारे पास AT। ठीक है, और डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल वो आया ये है हमारा ML² A⁻⁻1T⁻⁻3। ये आया बच्चों। हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा M⁻⁻1 L⁻⁻2 T⁻⁴ और A⁻²। ये हमारा आया है कैपेसिटेंस का डायमेंशन। इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। ये हमारा हो गया कैपेसिटेंस का डायमेंशन। इसको आप नोट कर लीजिए, बार बार निकालते रहिएगा जब कभी भी टाइम लगे। मुश्किल से 30 सेकंड का लगना है, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये बात हमारी यहां पर आकर के हुई कंप्लीट। अब चलिए बच्चों करते हैं, हम क्या करते हैं? हम करते हैं फैराड। मैंने कहा कि बहुत बड़ी यूनिट होती है। ठीक है, फैराड बहुत बड़ी यूनिट होती है। चलिए मैं आपको इसका फील करा करके बताता हूं। ठीक है, तो पहला जो है हल्का सा मैं आपको जो है एक न्यूमेरिकल टाइप का दे रहा हूं, नोट कर लीजिए इसको। फाइंड आउट द रेडियस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, रेडियस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस, ठीक है, 1 फैराड। 1 फैराड का जो हमारा कैपेसिटेंस है उसका रेडियस क्या होगा जब हमारे पास स्फेरिकल कैपेसिटर हम लें। तो बच्चों हमारे पास फार्मूला जो था वो था 1C=4πε0r। ठीक है, 4πε0r। C हमारा दे रखा है 1, हमने यहाँ पे 1 रख दिया बच्चों ऐसे। और ये आ गया 4πε0 ऐसे आ गया बच्चों ये। और ये आ गया हमारे पास R। तो R की जो वैल्यू आई वो आई 1/4πε0। ये देखिए ये आ गया। और 4πε0 की वैल्यू जो होती है बच्चों वो होती है 9 × 10⁹। तो रेडियस आ गया बच्चों हमारा इतना मीटर। यानी क्या हुआ कि 9 × 10⁹ मीटर का हमारे पास जो स्फेयर होगा उसका जो कैपेसिटेंस होगा वो 1 फैराड आएगा। ठीक है बच्चों, अब ये जो रेडियस है ये बहुत बड़ा है, 9 के आगे 9 जीरो लग रहे हैं। ठीक है, बहुत बड़ा है बच्चों। हमारा जो है अर्थ का जो रेडियस है, अर्थ का रेडियस है वो है 6400 किलोमीटर। यानी मीटर में लिखे हम तो उसको लिखेंगे 64 × 10⁵ मीटर। इतना हमारा अर्थ का रेडियस है बच्चों। इससे भी जो है 10,000 गुना बड़ा रेडियस का जो स्फेयर होगा
उसका जो है कैपेसिटेंस हमारा 1 फेरेड आएगा। इसीलिए कहा जाता है, प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि फेरेड जो है वो हमारी कैपेसिटी की बहुत बड़ी यूनिट है। इसलिए हम क्या करते हैं, माइक्रोफेरेड, पिकोफेरेड और मिली फेरेड का यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी कहानी यहां पर आकर के यहां पे हुई खत्म। ठीक है, अब बच्चों यहां पर जो है अगली बात स्टार्ट करते हैं और अब हमारे आते हैं यहाँ पे न्यूमेरिकल। तो देखते हैं कि न्यूमेरिकल हमारे किस तरीके से होंगे और कौन कौन से होंगे। बच्चों बहुत छोटे छोटे से न्यूमेरिकल अभी मैं करवा रहा हूं और ऐसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और जरूरी है प्रैक्टिस करना। तो देखिए पहला सवाल है हमारे पास, इफ रेडियस ऑफ अर्थ is 6400 kilometer, then find the capacitance of अर्थ का कैपेसिटेंस आप निकालिए। ठीक है, एज्यूम अर्थ एज ए कंडक्टर, हम उसको कंडक्टर मान करके अपना इसको जो है निकाल रहे हैं इसका कैपेसिटेंस, जबकि हमारा जो है आर हमको दे रखा है इतना 6400 किलोमीटर। तो आर हो गया हमारा 6400 किलोमीटर, 6400 क्या हुआ 6400 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर, यानी 64 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर। ये हो गया हमारा रेडियस ऑफ अर्थ हो गया। कैपेसिटेंस निकालना है बच्चों, तो C इक्वल टू हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो देखिए बच्चों 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की जो वैल्यू होगी वो होगी 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9 और आर हो गया हमारा 64 इंटू 10 टू द पावर 5। ये आ गया। ठीक है, ये वैल्यू कहां से आई चलिए हम दिखा देते हैं आपको बहुत अच्छी तरीके से होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो होता है 9 इंटू 10 टू पावर 9, यानी कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया हमारा 1/9 इंटू 10 टू पावर 9। ठीक है, ये आ गया बच्चों। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 64 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10 टू द पावर -4। ठीक है, इंटू 10 टू द पावर -4 और ये आ गया हमारे पास 7.11। ठीक है, 7.11 इंटू 10 टू पावर -4 और ये आ गया 711 इंटू 10 टू पावर -6 फेरेड, या इसको कह सकते हैं 711 माइक्रो फेरेड। ये बच्चों हमारा हो गया अर्थ का कैपेसिटेंस, अगर हम उसको जो है कंडक्टर मान करके जो है एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब बच्चों करते हैं हम एक और क्वेश्चन, तो देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है और क्वेश्चन बहुत इजी है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है, एन आइसोलेटेड स्फीयर हैज ए कैपेसिटेंस ऑफ 50 पिको फेरेड। ठीक है, 50 पिको फेरेड का उसके पास जो है क्या कहते हैं कैपेसिटेंस है। कैलकुलेट इट्स रेडियस, पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट है हाउ मच चार्ज शुड बी प्लेस्ड ऑन इट टू रेज इट्स पोटेंशियल टू 10 टू द पावर 4 वोल्ट। ठीक है बच्चों, तो हमको इसमें क्या करना है, हमें दो काम करने हैं। एक तो इसका रेडियस निकालना है और दूसरा करना है कि हमको जो है अगर हमें उसका पोटेंशियल जो है 10 टू द पावर 4 वोल्ट तक बढ़ जाता है तो उसके ऊपर कितना जो है चार्ज होगा ये निकालना है। दोनों पार्ट बहुत इजी है, कर लेते हैं। तो बच्चों देखिए C इक्वल टू क्या होता है, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है, ये बात आपको पता है। हमको पहले पार्ट में C दे रखा है 50 पिको फेरेड। ठीक है, यानी 50 इंटू 10 टू द पावर -12 फेरेड, ये हो गया। ठीक है, और जो है ये C हो गया और रेडियस हमको निकालना है, तो रेडियस हमें निकालना है, ये हम कर देंगे। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, C हो गया हमारा 50 इंटू 10 टू द पावर -12 बराबर ये आ जाएगा हमारा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू होगी 1/9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू आर। तो आर की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 50 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर
9 मीटर ये आया। इसको जब कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है 45 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, यानी कि 45 सेंटीमीटर। क्या हुआ, रेडियस हो गया 45 सेंटीमीटर। हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। अब बच्चों जो है करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में है कि हमारा जो है पोटेंशियल यदि इसका 10⁴ वोल्ट तक बढ़ जाएगा तो इसका जो है वो हमारा चार्ज कितना होगा। ठीक है बच्चों, बहुत इजी है। C = Q/V। Q निकालना है, ये हो गया CV, निकल गया Q। C है हमारा 50 इंटू 10⁻⁻12 और ये हमारा हो गया इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा हो गया V। V है 10⁴ वोल्ट। ठीक है, तो यहां जो आ रहा है वो आ रहा है 50 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम और ये आ गया इस हिसाब से 0.5 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम, यानी 0.5 माइक्रो कूलाम का चार्ज इसके ऊपर होगा। तो इसका पोटेंशियल यहां तक रीच कर जाएगा। ठीक है बच्चों, ये मैंने आपको दो सिंपल से क्वेश्चन करवाए। अब बच्चों थोड़ा सा क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड बढ़ाता हूं बच्चों। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो बच्चों ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है और क्वेश्चन बहुत इजी है। देखते हैं किस तरीके से होगा। क्वेश्चन ये है 27 spherical drops of radius 3 mm and carrying a charge of 10⁻⁻12 coulomb each are combined to form a single drop. Find the capacitance and the potential of the bigger drop. क्या हुआ कि हमारे पास 27 छोटे छोटे जो है स्फेरिकल ड्रॉप्स हैं वो आपस में कंबाइन होकर के एक बड़ा ड्रॉप बनाते हैं। ठीक है, तो हमारा जो है उसका छोटे वाले ड्रॉप का रेडियस दे रखा है, उसके ऊपर जितना चार्ज है वो दे रखा है। तो हमको बताना है कि बड़े वाले जो है जो हमारा बड़ा ड्रॉप बन रहा है उसका जो है कैपेसिटेंस क्या होगा और जो है हमारा जो है पोटेंशियल क्या होगा। दो चीज हमको बताना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है कैपेसिटेंस ऑफ बिगर ड्रॉप। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है 4πε0r। ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है बच्चों। तो इस फार्मूले में हमको चाहिए R। बड़े वाले ड्रॉप का यदि हमको R मिल गया तो जाहिर सी बात है कि हम उसका कैपेसिटेंस निकाल देंगे। तो जो बच्चों यहां पर जो है हमारा जो है फार्मूला लगेगा वॉल्यूम कंजर्वेशन का। तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप, ठीक है, ड्रॉप इज इक्वल टू 27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप। ठीक है, हमारे जो है ड्रॉप थे 27 थे, एक बड़ा था एक छोटा था। तो देखिए इसका सपोज करते हैं रेडियस कितना था r, तो वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई r3, ये हो गया। या 27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप। वॉल्यूम स्मॉल ड्रॉप हम मान लेते हैं कि वो हमारा है स्मॉल r, तो हो गया पाई इंटू r3, ये आ गया। तो बच्चों देखिए ये हमारा 4/3 पाई 4/3 पाई कट गया, ये आ गया r³ इक्वल टू 27 इंटू r³ यानी r इक्वल टू 3r, ये आ जाएगा। ठीक है, स्मॉल r छोटे वाले जो है स्फेयर का जो रेडियस था वो हमारा दे रखा है हमको 3 mm। ठीक है, तो ये आ गया हमारा r इक्वल टू 3 इंटू 3 यानी कि आ गया 9 mm। r आ गया 9 mm। अब हम इससे कैपेसिटेंस निकाल देंगे बच्चों। तो देखिए ये हो गया r इक्वल टू 9 इंटू 10⁻³ मीटर। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ये हुआ बच्चों। तो हमारे पास जो आया वो आया 4πε0, इसकी वैल्यू होगी 1/9 इंटू 10⁻9 इंटू रेडियस आया हमारा 9 इंटू 10⁻³ मीटर। ये आ गया बच्चों इस तरीके से। 9 से 9 हमारा कट गया तो C आया हमारा 10⁻12। ठीक है, 12 ये आ गया, इतना फेरेड आया, यानी कि हमारे पास क्या आया कि आया ये हमारे पास 1 पिको फेरेड जो है कैपेसिटेंस हो गया। ठीक है, ये जो कैपेसिटेंस हमारा निकल के आया इसको हम यहां नोट कर लेते हैं। वो आ गया 1 पिको फेरेड,
या हम कहें 1 × 10⁻⁻12 फैरेड। सी हमारा इतना हमारा निकल के आ गया। अब बच्चों जो है अगला है कि फाइंड द कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस हमने निकाल लिया। अब है हमारा पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप। अब हमको निकालना है पोटेंशियल। ठीक है, तो बच्चों पोटेंशियल के लिए हमारे पास फार्मूले जो है वो दो हैं। या तो हम रेडियस और चार्ज दोनों निकाल लें, या बच्चों चार्ज निकाल करके कैपेसिटेंस का यूज कर लें। ठीक है, तो बच्चों देखिए हमारे पास क्या हुआ, V = होगा, या देखिए हमारे पास जो फार्मूला था वो था C = Q/V, यानी कि हमारे पास V हो गया Q/C। C हमें पता है, अगर चार्ज निकल आए तो हमारा निकल आएगा। अब बच्चों चार्ज ऑन बिगर ड्रॉप = 27 × चार्ज ऑन स्मॉल ड्रॉप। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखिए हमारे सारे ड्रॉप आपस में मिल गए, उनका चार्ज तो कहीं नहीं गया, तो यही होगा। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, 27 × 10⁻⁻12 कूलम, ये हमारा आ गया चार्ज। ठीक है, इसको हम यहां रख देंगे, हमारा पोटेंशियल निकल आएगा। तो बच्चों चार्ज आया है हमारा 27 × 10⁻⁻12 कूलम, और हमारा कैपेसिटेंस आया है 1 × 10⁻12 फैरेड। ठीक है, तो देखिए V आ गया हमारा 27 वोल्ट। ये होगा इसका आंसर, और ये क्वेश्चन बच्चों हमारा हो गया कंप्लीट। देखिए हमारा कंसेप्ट नहीं छोड़ना है, क्वेश्चन इजी तभी है जब हमें कंसेप्ट आता है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इसके बाद हम करते हैं एक और क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा। बच्चों ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। ठीक, क्वेश्चन देखिए क्या है, ए चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर हैज ए सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ 0.07 कूलम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। When charge is increased by 4.4 coulomb, the surface charge density changes and become 0.084 coulomb per centimeter square. Find the initial charge and capacitance of the spherical conductor. ठीक है, सब बच्चों हमारे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है इस तरीके से, और बच्चों सपोज करिए कि इसका रेडियस r है, इसके ऊपर कुछ चार्ज है q। ठीक है, कुछ चार्ज इसके ऊपर Q है, और बच्चों इसका हमको जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखा है, वो हमारा इसको ε1 मान लें, तो वो बच्चों हमारा होगा Q/4πr² ऐसे होगा। ठीक है, ये हमारा हो गया इस तरीके से। ठीक, ये हमारा हो गया। हमने क्या किया कि इसमें जो है चार्ज में 4.4 कूलम चार्ज ऐड कर दिया, तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारी बदल गई। σ1 थी वो हो गई σ2। σ1 हमको दे रखा है 0.07 कूलम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो गया 0.084 कूलम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से ये हो गया चेंज हो करके, ऐसा हमको दे रखा है क्वेश्चन में, देख लीजिए आप पढ़ के। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ कि हमारा जो है दूसरा जो है σ2 हो गया, वो हो गया Q + 4.4 / 4πr²। ये हमारी इंफॉर्मेशन है। σ1 की वैल्यू है बच्चों हमारे पास 0.07, ठीक है, डिवाइडेड बाई Q/4πr², और σ2 की वैल्यू है 0.084 = Q + 4.4/4πr²। ठीक है, ये हमारा हमको इस तरीके से दे रखा है बच्चों। क्या हुआ कि चार्ज हमारे पास स्फीयर के ऊपर पहले से कुछ था, उसमें हमने कुछ चार्ज ऐड कर दिया, तो हमारा जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी बदल गई। हमको क्या निकालना है, इनिशियल चार्ज यानी Q निकालना है, ये वाला Q कितना था, और कैपेसिटेंस निकालना है। कैपेसिटेंस निकालने के लिए क्या करना होगा, C = 4πε0r होगा, यानी कि हमको R निकालेंगे तो हमारा कैपेसिटेंस आ जाएगा। ये दो चीज हमको निकालनी है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये इसको हम मान लें कि हमारा ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, हम एक दूसरे से भाग कर देते हैं इसको। तो देखिए बच्चों क्या आ जाएगा, हमारे पास जो आ रहा है हम उसको लिखते हैं 0.084 डिवाइडेड बाई 0.07, ये आया। ठीक है,
बराबर क्या होगा, ये आ गया, इसको हमने इससे भाग दिया तो Q प्लस 4.4 डिवाइडेड बाई Q, ये आ गया इस तरीके से। बच्चों जब इसको उड़ाएंगे तो आ जाएगा हमारा 1.2 बराबर Q प्लस 4.4 डिवाइडेड बाई Q, यानी आ गया 1.2 Q बराबर Q प्लस 4.4। ये हमारे पास देखिए इस तरीके से आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आ रहा है वो Q की वैल्यू आ रही है, वो आ रही है हमारी 22 कूलाम। इसको आप नोट कर लीजिए, 22 कूलाम ये आ रही है इस तरीके से। ठीक है, तो हमारा Q आया, जो Q आया बच्चों हमारा Q आ गया हमारा 22 कूलाम। इसको आप कर लीजिए नोट। अब देखिए हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है इनिशियल चार्ज, वो निकल गया। कैपेसिटेंस, और कैपेसिटेंस के लिए बच्चों हमको निकालना पड़ेगा R। तो देखिए R जो है हम निकालेंगे इन्हीं दोनों सरफेस चार्ज डेंसिटी के एक्सप्रेशन से। तो बच्चों हम निकालते हैं R इस फार्मूले से। Q हमें पता लग गया, R हम आराम से निकाल लेंगे। तो देखिए बच्चों क्या होगा हमारे पास, ये हो गया 4 पाई R स्क्वायर इक्वल टू Q अपॉन 0.07। ये देखिए इस तरीके से आ गया। ठीक, और जो है R स्क्वायर हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई इंटू 0.07, इस तरीके से। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए क्या हुआ, हम वैल्यूज इसकी सबकी पुट करते हैं, हमारा देखते हैं आता क्या है। तो देखिए बच्चों जो आ रहा है वो लिखता हूं मैं यहां पे। ठीक है, जो आ रहा है वो लिखता हूं। Q हमारा आया है 22, 4 हो गया 4, पाई की वैल्यू हो गई 22/7 इंटू 0.07, ये हमारे पास ऐसे आ रहा है। ठीक है, देखिए 22 से 22 कट गया, 7 से कटा 7, ये आ गया 0.01। ठीक, तो बच्चों ये हमारा आ जा रहा है कुल मिलाकर के। ठीक है, कुल मिलाकर के जो आ रहा है ये आ रहा है हमारा 100 डिवाइडेड बाई 4, और ये हो गया R स्क्वायर। तो R की जो वैल्यू आ रही है, R की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है, सिंपल सी जो R की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 10/2, यानी कि R हमारा आया 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर इसलिए आया बच्चों क्योंकि हमारा जो चार्ज दे रखा था वो कूलाम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा था। तो R की वैल्यू जो आई वो आई बच्चों सिंपल सी 5 सेंटीमीटर। इसको आप कर लीजिए नोट, 10/2 R की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब जो है हम निकालेंगे जो है कैपेसिटेंस। ठीक, तो कैपेसिटेंस बच्चों जो होगा हमारा वो आएगा C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये आ गया 1/9 इंटू 10⁻⁹। R की वैल्यू जो आई है 5 सेंटीमीटर, यानी 5 इंटू 10⁻⁻2, रखेंगे इसको मीटर में। ठीक है, तो हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है 5 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10⁻11। इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 0.55 इंटू 10⁻11, यानी आ गया 5.5 इंटू 10⁻12 फैराड। ये आ गया, यानी कैपेसिटेंस की वैल्यू आ रही है 5.5 पिको फैराड। ये बच्चों हुआ इसका आंसर। ठीक बच्चों, तो बच्चों ये मेरा जो है आज का जो वीडियो था वो वीडियो था हमारा कैपेसिटर के इंट्रोडक्शन का, और आज मैंने आपको पढ़ाया स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में। ठीक है बच्चों, ये ज्यादा कठिन कंसेप्ट नहीं है और बहुत ही आसानी से समझ में आ जाता है। इसके इंट्रोडक्शन और कंसेप्ट को ध्यान रखिएगा क्योंकि अगले वीडियो से जो है इसका जो है लेवल बढ़ेगा, और अगला वीडियो होगा मेरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ऊपर। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कंसेप्ट के साथ। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।